वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए 2026 की बंगाली लैंग्वेज फिल्म जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम झूमा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि हाथ में गन लिए गुस्से में सीमा के घर जाती है। दोनों में बढ़िया वाली हाथापाई होती है और दोनों ही एक दूसरे को खूब भला बुरा कहते हुए बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाती है। अब इनके बीच आखिर क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा दोस्तों। जब सीमा झूमा की बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाली थी उस समय बिल्डिंग के पास पहुंचते ही सीमा की नजर पड़ती है दो चार औरतों पर जो कि अपने बच्चों के स्कूल जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही होती हैं। सीमा जाती है उन लेडीज के पास और खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं सीमा हूँ और मैंने इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को खरीदा हुआ है। मेरे दो बच्चे हैं, बेटी 7th में पढ़ती है और बेटा 2nd क्लास में। दोनों के दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, इसलिए उनको मैं अपनी नानी के पास छोड़ आई और बाकी खुद यहाँ पे रह गई। हाँ, वैसे संडे हमारे घर में पूजा और भोज है, तो आप लोग एक काम करना, फुल फैमिली आइएगा। तभी दोस्तों सीमा का पति जगन्नाथ उसे आवाज लगा के बुलाता है और डांटने लग जाता है कि इतनी सारी चीजें हमें टॉप फ्लोर पे पहुंचानी है और तुम हो कि मेरी हेल्प करने के बजाय वहां दोस्त बनाने में बिजी हो। कहकर वो कुछ सामान ऊपर लेके जाता है। सीढ़ी में उसको देव नाम का एक लड़का मिल जाता है दोस्तों, जो कि पॉलिसी बेचने का काम क्या करता है। अब वो जगन्नाथ, यानी कि इसको शॉर्ट में जगन बोलेंगे, वो जगन को बताता है कि इस एरिया के सारे लोगों का पॉलिसी वगैरह मैं ही संभालता हूँ, आपको भी अगर जरूरत होगी तो मुझे कॉल करिएगा। कहते कहते वो अपना कार्ड उसके पॉकेट में डाल देता है। इधर सीमा भी हाथ में 2 बॉक्स लेकर ऊपर जाने वाली होती है कि उसकी नजर पड़ती है अपने फ्लोर के ठीक नीचे वाले फ्लोर की बालकनी पे। झूमा नाम की लेडी वहाँ पर कपड़े पसार रही होती है, तो सीमा झूमा से भी दोस्ती करने की कोशिश करती है। वो उसको भी अपनी सारी राम कहानी सुनाती है कि मैं सीमा हूँ, मेरे बच्चे ये वगैरह वगैरह, और आज ही टॉप फ्लोर पे शिफ्ट कर रही हूँ, इस संडे मेरे घर पे पूजा है तो जरूर आइएगा। तो वो सीमा को बस घूर कर अपने रूम में चली जाती है। जवाब देना तो दूर, वो एक स्माइल भी नहीं करती। तब सीमा बॉक्सेस लेकर अपने फ्लोर पे जाने लग जाती है और सीढ़ी पे झूमा का पति साकेत आ जाता है। वो टकरा जाता है सीमा से और सीमा के हाथों से बॉक्सेस गिर जाते हैं। फिर साकेत तुरंत उन बॉक्सेस को उठा के उसको पकड़ा देता है कि सॉरी, गलती से हो गया। सीमा भी उसको अपनी पूरी राम कहानी सुनाकर संडे के दिन पूजा पे इनवाइट करती है और कहती है कि अपनी वाइफ को साथ में लेकर आना। इसके बाद दोस्तों आ जाइए संडे के दिन स्टोरी पे। सीमा के घर पे खूब चहल पहल होती है। जगन ने अपने ऑफिस के सीनियर को भी इनवाइट किया होता है, पर हमें समझ आ जाता है उनकी बातों से कि वो लोग जगन को कुछ खास पसंद नहीं करते। I mean, उसके ऑफिस वाले। वो कहते हैं कि क्या किस्मत है तुम्हारी, बाप दादा की जमीन भी है और ये फ्लैट भी ले लिया अब। और वो सीनियर कहता है कि एक मैं हूँ जो इतने सालों से 3 BHK के इंस्टॉलमेंट्स को भरे जा रहा हूँ पर खत्म होने के नाम नहीं ले रहे। अरे वो क्या है ना, मेरे पास तुम्हारे जैसा टेबल के नीचे से लेन देन नहीं चलता। ये सारी बातें जगन की सिस्टर सुन रही थी और वो अपने भाई को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होती है। तो जैसे ही वो अपने भाई पे ये घूस लेने के इल्जाम को सुनती है ना, फौरन बीच में कूद पड़ती है कि देखिए ये सब तो भगवान की कृपा है। पुरी में जाकर मेरे माता पिता ने मन्नत मांगी थी, तब भगवान ने मुझे भाई दिया। भगवान की कृपा ऐसे मेरे भाई पे बनी रहे और ये दिन रात तरक्की करते रहे और जलाते रहे सभी लोगों को। इस तरह वो सुना देती है उसको। दूसरी ओर दोस्तों हम सीमा को किचन में काम करते हुए देखते हैं। सीमा की माँ भी आज आई हुई है और वो अपनी बेटी के बदन पे दोस्तों चोट के निशान देखती है, पर सीमा इन सब बातों पे ध्यान देने से मना कर देती कि बस ऐसे लग गए नॉर्मल, और फिर वो चली जाती है मेहमानों को अटेंड करने के लिए। सबसे लास्ट में आता है साकेत। वो सीमा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी साथ में लेकर आया होता है। सीमा उसको लंच करने को कहती है और साथ ही कहती है कि आप अकेले आए, आपकी वाइफ नहीं आई। तो वो जवाब देता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ को ये ज्यादा बाहर जाना वाना पसंद नहीं है। तभी दोस्तों सीमा का सर घूमने लग जाता है, वो गिरने वाली होती है कि साकेत उसको थाम लेता है। सीमा की माँ फिर उसको होश में लेके आती है और चीनी पानी पिलाती है, क्योंकि उनको पता है कि सीमा ने पूजा की वजह से सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, उसने फास्ट रखा हुआ था। और सीमा का पति दोस्तों अपनी वाइफ की केयर करना तो छोड़ो, उसको उल्टा डांटने लग जाता है कि क्या जरूरत थी फास्ट रखने की। और वहीं दोस्तों सीमा की बेटी भी कम नहीं होती। वो कहती है कि माँ आप तो हर जगह इज्जत खराब कर देती है। जगन के बॉस कहते हैं कि अरे आपका शुगर लेवल इतना ज्यादा गिर जाता है क्या। तो तभी फट से ननद, यानी कि सीमा की ननद, बीच में बोल पड़ती है कि हाँ, शादी से पहले से इसकी ये हालत है। तो इस तरह दोस्तों जो मोहल्ले में गपशप चलती है, एक दूसरे की चुगली चलती है, वो होती रहती है यहाँ पे। साकेत कहता है आगे की पूजा पाठ तो हो ही गया, चलिए आप भी हमारे साथ खा लीजिए अब। तो जगन का बॉस जगन को एक लुक देता है कि ये आदमी कौन है जो तुम्हारी वाइफ की इतनी केयर कर रहा है। जगन कहता है कि पड़ोसी है। और अब रात में दोस्तों जगन डिनर करते हुए कहता है कि आज तुम थक गई थी ना, समझता हूँ मैं, तो इतना बेकार खाना बनाने से तो बढ़िया था कि मुझे भूखा ही रहने देती। तो सीमा कहती है कि इतना भी खराब नहीं है, खा लीजिए। तो वो कहता है कि लो तुम ही खाओ, और वो जबरदस्ती सीमा को खिलाने लग जाता है। फिर उसके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। आवाज घर के बाहर तक जा रही होती है दोस्तों। सीमा के बच्चे भी ये सुन रहे होते हैं। बेटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बेटा छोटा था तो उसे अपनी माँ की बड़ी चिंता होती है।
पर उसकी बुआ उसको आंख बंद करके सो जाने को कह देती है। बुआ के सो जाने के बाद बच्चे से रहा नहीं जाता, तो वो अपनी माँ के पास जाता है जो कि वॉशरूम में रो रही होती है। पर जब वो अपने बेटे को देखती है तो बात बदल देती है। कहती बेटा फेस वॉश करते करते आंख में साबुन चला गया था, बस इसीलिए आंसू आ रहे हैं, चिंता मत करो, सब ठीक है, चलो हम सोने चलते हैं। अगली सुबह दोस्तों सीमा झूमा से मिलने के लिए उसके फ्लैट में जाती है। झूमा वॉशरूम में होती है तो उसका हस्बैंड एक कड़क सी चाय बनाकर उसको पिलाता है, यानी कि सीमा को, खुद भी पीता है और अपनी वाइफ के लिए भी रख देता है। वैसे झूमा का घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है, इसलिए सीमा बड़ी तारीफ करती है घर की। तो पता चलता है कि ये सारी सजावट साकेत नहीं करी है, इसके अलावा उसे कुकिंग क्लीनिंग सब करना आता है। सीमा तो बड़ी इंप्रेस हो जाती है उससे और जल्दी आ जाती है वहाँ पे साकेत की पत्नी झूमा। तो साकेत उन दोनों को बात करने को छोड़कर खुद ऑफिस चला जाता है। अब यहाँ पर सीमा झूमा से बातचीत करने की बहुत ही कोशिश करती है, पर झूमा बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होती उसके साथ। वो कह देती है कि मुझे तो काम है और आपको है तो आप भी जा सकती हो। तो सीमा भी कह देती है हाँ मुझे याद आया, मुझे काम है, मैं निकलती हूँ। ये तो उसने जानबूझ के कहा ना, अरे जब सामने वाला इंटरेस्ट नहीं है बात करने में तो क्यों बेइज्जती करानी अपनी। तो इसीलिए सीमा ने झूठ बोल दिया हाँ मुझे भी जाना है। अब हम जगन को अपने सरकारी दफ्तर में बॉस की डांट सुनते हुए देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्लो काम करता है। यहाँ सीमा अपना सारा काम करती है, फिर बच्चों को स्कूल से लेने जाती है। आते वक्त तो मार्केट में रुककर बच्चों को आइसक्रीम खिलाने लग जाती है, तो एक बाइक उसके सामने आके रुक जाती है। अब क्या है कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाइकर ने हेलमेट पहना होता है, बैक सीट पे एक लेडी बैठी होती है जिसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से ढक के रखा होता है और वो सीमा की नजरों से बचने की कोशिश कर रही होती है। तो इससे पहले कि सीमा उसे पहचान पाती, बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों चले जाते हैं। रात में हम बिल्डिंग की औरतों को देखते हैं छत पर, ये छत से कपड़े वगैरह उठाते हुए गप्पे लड़ा रही होती हैं। तो एक लेडी सीमा से पूछती कि सुना है तुम कल बेहोश हो गई थी। तो सीमा कहता है हाँ फास्टिंग की वजह से, और वैसे तुम्हें किसने बताया। तो वो लेडी जवाब देती कि मैं आज मार्केट में साकेत भाई से मिली थी, उन्होंने बताया। तो सीमा कहती है कि उन्होंने ही तो मुझे पकड़ा था, वरना कल गिरती तो पक्का सर फूट जाता मेरा। तो बाकी की औरतें भी साकेत की बड़ी तारीफ करती हैं कि बहुत ही अच्छा है, वो जेंटलमैन है, ऑफिस भी जाते हैं, सब्जी खरीदने भी जाते हैं, घर के काम में भी हाथ बटाते हैं, सभी से अच्छे से बात करते हैं। और एक उनकी वाइफ है जो मजे करती रहती है। शादी के तुरंत बाद ही सास और ससुर चल बसे, कोई बाल बच्चा भी नहीं हो रहा, उस पे तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, सारा काम तो साकेत करता है घर का। और वैसे तुम्हारा पति बड़ा गर्म मिजाज का है ना। ये सुनकर सीमा थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है और कहती नहीं नहीं मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, दरअसल मेरी डिवोर्सी ननद है ना, वो मेरे पति को भड़काती रहती है। अरे हाँ देखो मुझे याद आया, मुझे अभी दूध लेने के लिए जाना है। तो इस तरह वो बहाना करके नीचे आ जाती है दूध लेने के लिए, लेकिन किस्मत से फिर से टकरा जाती है साकेत से। अब साकेत के हाथ में होती साड़ी। सीमा कहती है कि वाओ कितनी सुंदर साड़ी है। साकेत बताता है कि सिल्क है, बिल्कुल प्योर, साउथ इंडिया की है, देखिए कितनी शाइनी है। उसी वक्त सीमा की नजर पड़ जाती है साकेत के कॉस्मेटिक पाउच पे। तो सीमा पूछती कि ये सब भी आपकी चॉइस की है क्या। वो कहता है कि हाँ। सीमा कहती है कि सच में आपकी पत्नी झूमा बहुत ही किस्मत वाली है, जो आप जैसा उसको हस्बैंड मिला। तभी साकेत कहता है कि लगता है आपके घर में लड़ाई हो रही है, आवाज आ रही है यहाँ तक। आवाज सुनकर सीमा फौरन अपने घर जाती है और देखती है कि जगन सोफे पे पड़ा हुआ है, पसीने से तरबतर। उसकी बहन और बेटी जगन को होश में लाने की कोशिश कर रही है। तो सीमा जैसे पूछती क्या हुआ, तो फौरन उसकी ननद उसके पीछे पड़ जाती है और सुनाने लग जाती है कि इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज तक तुम्हें ये नहीं पता कि जगन्नाथ को पंक्षियों से एलर्जी है। तो सीमा कहती दरअसल बालकनी में कबूतर ने घोंसला बना के अंडे दे दिए थे, इसलिए मैंने उनको नहीं भगाया। और तभी गुस्से में जगन कहता है कि मैंने घोंसला और अंडा दोनों तोड़ दिए। अरे मेरी जान से ज्यादा तुम्हें उनकी पड़ी हुई है क्या, जाओ जाकर अच्छे से सफाई करो। इनके घर की आवाज नीचे साकेत और झूमा को सुनाई दे रही होती है। साकेत कहता है कि सीमा का पति लगता है अच्छा नहीं है, अरे अपनी वाइफ पे कोई हाथ उठाता है क्या। अच्छा वो सब छोड़ो, ये साड़ी देखो कैसी लग रही है, बैग में और भी चीजें देख लेना। फिर कल क्या है ना, मैं शाम में जाने वाला हूँ, तो काश तुम भी मेरे साथ चलती, वो रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर है, पर तुम्हें तो कुछ बोल के फायदा ही नहीं है। अब यहाँ झूमा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती दोस्तों। साथ ही हम नोटिस करते हैं कि वो अपने हस्बैंड से छिप छिप कर एक सिरप पीती जाती है, जिससे उसको थोड़ा बहुत नशा भी होता है। अब हम जगन को अपनी दीदी के साथ नाइट वॉक करते हुए देखते हैं। दोनों मिलकर सीमा की खूब बुराई करते हैं और जगन यहाँ पर अपनी माँ पर भड़ास निकालते हुए कहता है कि अच्छा खासा मैं और बुलबुल शादी करने वाले थे, पर माँ ने मेरी जिंदगी खराब कर दी इससे शादी करवा कर। अरे उनको पता नहीं सीमा में क्या पसंद आया कि जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा दी। तो तब दीदी कहती कि पता है बुलबुल मेरी फेसबुक फ्रेंड है, दिखने में अभी भी बहुत सुंदर है, पर उसके नसीब भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसके हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई, और जब भी मुझे मिलती है तुम्हारे बारे में जरूर पूछती है। लाओ अपना फोन दो, मैं उसका नंबर सेव कर देती हूँ, पहले मैसेज और कॉल वगैरह पे बात करो, फिर अच्छा लगे तो फेस टू फेस भी मिल लेना। मैं चलती हूँ, फिर कल मुझे अपने घर के लिए भी निकलना है, स्कूल ज्वाइन करनी है। एक तरफ बुलबुल के नाम से जगन के दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ सीमा का रो रो के बुरा हाल होता है। उसे कबूतर के अंडे टूटने का बड़ा अफसोस होता है। अगली सुबह देव दोस्तों जगन के बुलाने पे उनकी पॉलिसी करने के लिए घर पे आ जाता है। इसके बाद वो साकेत के घर भी जाता है प्रीमियम वगैरह लेने के लिए।
वहाँ झूमा और देव की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे इनके बीच कुछ तो चल रहा है। और आज 7 बजे साकेत ताजपुर के लिए निकलने वाला था। इस बात पे झूमा खास जोर देती है, जिससे देव घबरा के खांसने भी लग जाता है। आखिर में साकेत देव से पूछता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी ना, कैसी है वो? तो देव बताता है कि वो चौथे मंथ में है, ऊपर वाले की दया से फिलहाल तो सब ठीक है। इसके बाद देव अपने ऑफिस के लिए बाइक स्टार्ट करता है, तो उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि ये उसके ससुर की बहुत ही पुरानी बाइक है। अब जब बिल्डिंग की लेडीज अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाने वाली होती है, तो सभी देव को ताड़ने लग जाती है। और तब सीमा को कुछ याद आता है कि उस दिन मार्केट में शायद देव ही था किसी लेडी के साथ, और उसकी बाइक उस वक्त स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि मार्केट में भी दोस्तों उस आदमी की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और यहाँ पर देव की भी नहीं हो रही है। तो बस ऐसे उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं वो देव ही तो नहीं था। ये सब सोच विचार करके सीमा थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालती है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। इसी बीच सीमा का हस्बैंड आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दरवाजा खुला, जाओ घर जाओ। और फिर रात की बात है दोस्तों, जब सीमा और जगन सोने जाते हैं तो अचानक उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। दरवाजे पे खोलने पर पता चलता है कि बिल्डिंग और मोहल्ले वाले आए हुए हैं, क्योंकि साकेत की कार का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। अगली सुबह तक दोस्तों झूमा विधवा हो चुकी होती है। साकेत के पेरेंट्स तो पहले मर चुके थे, भाई बहन कोई था नहीं, झूमा भी अनाथ थी। उसकी सिर्फ एक आंटी थी जिन्होंने झूमा की शादी करवाई थी, और वो आंटी भी विधवा थी। वो झूमा को देखकर थोड़ा रोना धोना तो करती है, पर सब दिखावा लग रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है। अगले दिन की बात होती है, झूमा पहुंच जाती है देव के साथ उसके ऑफिस, क्योंकि इस इंश्योरेंस कंपनी से साकेत ने SIP हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और लाइफ इंश्योरेंस वगैरह सब करवा के रखा हुआ था। और उन सारे पैसों पे किसका? झूमा का हक है। अब पति के मरे 4 दिन भी नहीं हुए कि झूमा के घर पे न्यू वॉशिंग मशीन की डिलीवरी पहुंच जाती है। डिलीवरी वाले मशीन गलती से सीमा के घर पे लेकर चले गए थे और सीमा उन्हें झूमा के घर पहुंचा देती है। फिर वो मशीन डिलीवर करके चले जाते हैं। तभी देव आता है और झूमा से कहता है कि क्या हुआ, चेक मिलते ही मुझे भूल गई, फोन भी स्विच ऑफ करके छोड़ दिया, वाह, वीडियो का कोई अता पता नहीं है। अब झूमा शॉक्ड हो जाती है और बार बार उससे कहती है ये सीमा है ना, इससे मिलो। जिसके बाद ये क्या करते हैं, बात को ही बदल देते हैं। पर सीमा बार बार कहती है कि कौन सी वीडियो, किस बारे में बात कर रहे थे आप? तो झूमा की आंटी कीर्तन गाते हुए कहती है कि मेरे कीर्तन की वीडियो मांग रहा है ये। इसके बाद तो डेली झूमा के घर पे नए नए पार्सल आने लग जाते हैं। उधर जगन और बुलबुल की धुआंधार चैटिंग चल रही होती है, उसे अपनी वाइफ में और नेगेटिव चीजें नजर आ जाती हैं। वहीं सीमा दिन भर काम करती, रात में खर्राटे लेकर सोती, आए दिन उसका शुगर लेवल ड्रॉप होता रहता, और वो कभी कभी झूमा और देव पे नजर भी रखती, ताकि उसे पता चल सके कि इन सब के बीच में आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है। पति की मौत के बाद झूमा के हाव भाव दोस्तों बहुत ही बदल चुके हैं। वो पहले से ज्यादा खुश रहती है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, झूमा छत पे कपड़ा उठाने के लिए गई होती है। तभी वहाँ पे देव आकर उससे झमेला करने लग जाता है, तो वो उसको घर चलकर बात करने को कहती है। और ये सारी चीजें छिपकर सीमा देख रही होती है, तो वो इनके जाने से पहले झूमा के घर में जाकर छिप जाती है। उस वक्त झूमा की आंटी पूजा कर रही होती है, तो सीमा पे ध्यान नहीं दे पाती। जल्द ही देव और झूमा घर आकर और लड़ाई करने लग जाते हैं। तो देव झूमा और उसकी आंटी को डायन बोल रहा होता है कि तुमने साकेत को खा लिया। वहीं झूमा तो ये कहती कि बकवास मत कर, माना कि हमने प्लानिंग किया था, मगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। जाओ प्रूव करके दिखाओ कि मैंने मरवाया, अपने पति को दिखाओ। एक बात याद रखना, वो गुंडे तुम्हारे ही थे। अब इस तरह दोस्तों ये दोनों इनडायरेक्टली कुछ बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे होते हैं। इस सीरियसनेस में फनी सी चीज हो जाती है, सीमा की फाट निकल जाती है, और वो भी बहुत जोरों से, जिससे वो पकड़ी जाती है। और वो कुछ भी ना सुनने का नाटक करके चुपचाप अपने घर निकलने की कोशिश करती है, मगर ये लोग उसको जाने नहीं देते। सीमा नहीं मानती, इसीलिए आंटी जी पूजा वाला लोटा उसके सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। उसे जब होश आता है तो वो सब कुछ भूलने का नाटक करती है। ये कहती है कि लगता है मेरा शुगर लेवल ड्रॉप हो गया था, रात भी हो गई है, मेरे हस्बैंड घर आ गए होंगे, मुझे घर चलना चाहिए वरना वो बहुत ही गुस्सा करेंगे। इस तरह वो एक्टिंग करती है जैसे कि उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ। तो झूमा उसको कहती है एक्टिंग मत कर, और जब तूने आधी बात सुन ली है तो पूरी बात भी सुन ले। तो सीमा यहाँ झूमा से वादा करती कि देखो मैं बाद में तुम्हारी बात सुनने के लिए वापस जरूर आऊंगी, मेरे बेटे की कसम। अगर अभी मैं घर जाकर कुकिंग नहीं करूंगी तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही कूटेंगे। तब जाकर झूमा उसको घर जाने देती है। और अगले दिन की बात होती है, जगन ऑफिस में बुलबुल से बढ़िया तरीके से वीडियो पे कॉल पे बात कर रहा होता है, बड़े प्यार से। उसके ये बदले बदले हाव भाव उसके बॉस भी नोटिस कर रहा होता है, और आज उससे रहा नहीं जाता। वो टोक देता है कि इतना काम पेंडिंग पड़ा है और तुम हो कि किसी के साथ ये इश्क लड़ा रहे हो, जल्दी से फोन काटो और काम पे लगे हो। तो वो कहता है सर मैं तो अपने फ्रेंड की वाइफ से बात कर रहा था, कुछ जरूरी काम था, इश्क विश्क कुछ नहीं है। और अब रात में जगन अपनी दीदी को कॉल करके सारी बात बता रहा होता है, तभी उसके पास सीमा आ जाती है, तो वो कॉल काट देता है। सीमा कहती है देखो वो क्या है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो नॉर्मल दाल चावल बना दूं। तो वो अपनी वाइफ के पेट पे दोस्तों जोर से चूंटी काटता है, ये कहते हुए कि दिन भर मैं काम करके आता हूँ और रात को अच्छा खाना तक नहीं खिला सकती हूँ अपने पति को। उसी वक्त झूमा और उसकी आंटी आ जाती है मालपुआ लेकर,
आंटी जी कहती है वो झूमा को अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने कहा उसको पड़ोसियों से मिल के आ जा, थोड़ा मन बहल जाएगा। पर सीमा अब इनको अपने घर पे देखकर डर जाती है और कहती है कि मालपुआ आप लोगों ने बनाए हैं तो पहले आप खा के दिखाइए कितना मजा आ रहा है आपको। और झूमा को ये बात समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि सीमा पक्का सोच रही है कि मैंने इसमें जहर मिलाया है, इसीलिए वो सीमा की तसल्ली के लिए खा लेती है, उसको दिखा देती है खा के। इसके बाद जगन इनको बैठने के लिए कहता है और अपनी वाइफ को इनके लिए चाय बनाकर लाने को कहता है। तो झूमा भी सीमा की हेल्प करने के नाम पे जाती है किचन में। तो सीमा कहने लग जाती है मेरी तबीयत सच में अच्छी नहीं थी इसीलिए मैं नहीं आ पाई आपके पास, और तुम हो कि मेरे घर में आदम की। तो झूमा कहती है मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी पता है, इसलिए मैं ये पेन किलर लेकर आ गई। दरअसल कल तुम्हारा शुगर ड्रॉप नहीं हुआ था बल्कि मेरी आंटी ने ना तुम्हारे सर पे एक लोटे से मारा था। मुझे पता है तुम्हारा सर दर्द हो रहा होगा, साथ ही बॉडी में अलग अलग जगह पेन होगा। तुम्हारे पति तुमको मारते हैं मुझे पता है, तुम पे हाथ उठाता है वो। शादी से पहले तो लोग हमसे यही कहते हैं कि सरकारी नौकरी वाला दूल्हा है, शादी के बाद ऐश करोगी, बहुत नसीब वाली हो। पर शादी के बाद पता चलता है कि नसीब अच्छा या बुरा, हर औरत की यही कहानी है। झूमा की ये बात सुनकर सीमा पूछती कि क्या तुम्हारे पति भी तुम पे हाथ उठाते थे? तो वो उदास होकर कहती कि वो तो मुझे हाथ तक नहीं लगाते थे, यही तो दिक्कत थी। घर आना सारी बातें आराम से बताऊंगी, ये कह के वो जाने लग जाती है। तो जगन कहता है देखा मेरी बीवी तो आप लोगों को एक चाय तक नहीं बना के दे पाई, एक आप हो भाभी जो सारा काम अकेले ही मैनेज कर रही हो, और एक ये है जो किसी काम की नहीं है। इस तरह वो अपनी बीवी की बेइज्जती कर देता है। अगली सुबह जब वो छत पे कपड़े पसारने जाती है तो कुछ औरतें बताती कि 15 तारीख को हम सभी पिकनिक पे जा रहे हैं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। पर सीमा ये कह के मना कर देती कि देखो उस दिन तो मेरे हस्बैंड बच्चों को मेरी ननद के घर पे लेके जाने वाले हैं और मैं अपनी माँ से मिलने जाने वाली हूँ, इसीलिए मैं तो मुश्किल लग रहा है मेरा। तभी वहाँ पर आंटी जी आ जाती है सीमा को बुलाने के लिए, मगर और लेडीज को वहाँ देखकर वो सूरज को प्रणाम करने का नाटक करती है। और फिर लेडीज तो उनका ये कह के मजाक उड़ाती हैं कि अरे सूर्य नमस्कार के लिए आप कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई, अब तो दोपहर हो चुकी है। उनके जाने के बाद आंटी खींच कर सीमा को अपने घर पे लेके जाती है और अब तक झूमा ने वो सिरप पी लिया था जिससे वो नशे में चली जाती है। वो अपनी आंटी को देखकर कहती है कि फोन मिल गया है, इसे मैं अपने घाघरे में छुपा कर भूल गई थी। अब सीमा बहुत ही कंफ्यूज होती है कि सिरप से नशा कैसे हो सकता है और इस घर में घाघरा कौन पहनता है और इस फोन में ऐसा क्या है। पर इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए झूमा का होश में आना जरूरी था, इसीलिए सीमा उसका फेस वगैरह पानी से धोकर उसको थोड़ा होश में लेके आती है। कुछ देर के बाद झूमा बोलना शुरू करती है कि मेरे पता है क्या, बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे, आंटी भी विधवा हो गई थी, तो उन्होंने ट्यूशन बढ़ाकर मेरा ये पूरा पालन पोषण किया। शादी कराने की उनके पास पैसे नहीं थे, मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, 30 साल की हो गई थी मैं, और तब मेरे लिए एक रिश्ता आया। साकेत एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसकी खुद की फ्लैट और कार थी, ऊपर से उसकी फैमिली की तरफ से दहेज की कोई डिमांड नहीं थी, इसीलिए जल्दबाजी में मेरी शादी करा दी गई ये सोचकर कि ये तो रानी बन के रहेगी। पर शादी के बाद पता चला कि इस फ्लैट में एक नहीं बल्कि 2 रानी है। इसके बाद दोस्तों एक फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि साकेत स्ट्रेट मैन नहीं था, उसे लड़कियों की तरह सजना संवारना बहुत ही पसंद था। इतना ही नहीं, साकेत का कॉलेज टाइम से सिद्धार्थ नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था। शादी के बाद साकेत ने सारी सच्चाई झूमा को बता दी थी कि मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। उनको लगता था कि शादी के बाद मैं सुधर जाऊंगा, पर मैं चाहकर भी सिद्धार्थ के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे रिश्ते को अपनाना ही होगा वरना तुम जा सकती हो। तब झूमा ने सोचा कि पैसों की कमी की वजह से पहले मेरी शादी नहीं हो रही थी और अब मैं अगर इससे तलाक लेती हूँ तो फिर डिवोर्सी कहलाऊंगी, कौन करेगा मुझसे शादी। और फिर मैं दोबारा से अपनी आंटी पे बोझ नहीं बनना चाहती, ना ही मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ जो कोई ढंग की जॉब करूँ। ये सब सोचते सोचते एक अरसा बीत गया। झूमा इसी शादी में फंस के रह गई दोस्तों। उसने सजरना सवरना छोड़ दिया, गुमसुम सी रहने लगी। अक्सर साकेत उससे पूछा भी करता कि मेरे पास तो ढेर सारा मेकअप ड्रेसेस है, तुम तैयार क्यों नहीं रहती कभी कभी। तो झूमा का बस यही कहना होता है कि अरे तुम तो सिद्धार्थ के लिए सजते हो ना, मैं किसके लिए तैयार हूँ बताओ। झूमा अपने ही घर पे अक्सर साकेत और सिद्धार्थ की नजदीकियां देखकर बिल्कुल ट्रॉमा में चली जाती है, पर कभी उसने आवाज नहीं उठाई यार। जिससे क्या हुआ, दिन प्रतिदिन चीजें बेकार होती चली गई। अब साकेत सिद्धार्थ के साथ ड्रिंक वगैरह करने लगा, ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे कई और मर्दों को पार्टी करने के लिए लाने लगा। एक रात नशे में एक आदमी ने झूमा को असॉल्ट किया उसके पति के सामने, पर वो अपनी अय्याशी में इतना बिजी था कि रोक ही नहीं पाया। अगले दिन झूमा ने घर पे झमेला कर दिया, लड़ाई कर दी। तो साकेत ने झूमा पे हाथ उठाकर कहा ये मेरा घर है, मेरे दोस्त यहाँ पर आएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों झूमा ने ये सारा कुछ बर्दाश्त करने के लिए साकेत से छिपाकर उसके ड्रग्स को सिरप में मिलाकर पीना शुरू किया और इसी तरह इतने साल गुजर गए। सोसाइटी में साकेत एक जेंटलमैन की तरह देखा जाता है और झूमा को लोग खड़ूस मानते हैं, पर उसकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है किसी को कोई खबर नहीं है। फिर हाल फिलहाल देव की शादी हुई इस मोहल्ले में और वो घर जमाई बन गया। इस मोहल्ले में उसने अपनी अच्छी पकड़ बना ली, सभी की पॉलिसी करने के लिए लोगों के घर जाने लगा। इसी दौरान उसको झूमा से अट्रैक्शन फील हुआ और झूमा ने देव को अपनी सारी आपबीती सुनाई।
एक दिन झूमा ने देव को फिजिकल होने के लिए इनवाइट किया। उसने अपने रूम में फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके देव के क्लोज जाना शुरू किया। पर जैसे मामला आगे बढ़ता, झूमा ने देव को ये कह के रोक दिया कि तुम ये क्या करने जा रहे थे, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, तुम उसे चीट नहीं कर सकते यार। झूमा को उसके साथ सच में इंटीमेट नहीं होना था। उसने बस स्टार्टिंग का पार्ट रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे अगर वीडियो कोई भी देखे तो साफ पता चल जाएगा कि लड़का जबरदस्ती कर रहा है या लड़का उसके साथ कुछ कर रहा है। और फिर उसने देव को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं उस वीडियो को अगर तुम्हारी वाइफ को दिखा दूं ना तो फिर वो तुम्हें छोड़ देगी और तुम बेघर हो जाओगे, इसलिए मैं जो कहूंगी वो करना। तो जिस दिन साकेत ताजपुर जाने वाला था अपने बॉयफ्रेंड के साथ न्यू लोकेशन पे मजे करने के लिए, उसी रात झूमा ने देव के साथ प्लानिंग करके रखी थी कि एक सुनसान इलाके में देव के बड़े गुंडे आएंगे और साकेत को मार पीट कर बिल्कुल अपंग कर देंगे, ताकि साकेत फिर से झूमा पे डिपेंडेंट हो जाए। साकेत की सरकारी नौकरी है तो अपाहिज होने के बाद उसको जो भी मिलेगा वो सब झूमा यूज करेगी। मगर उस रात गुंडे वेट ही करते रह गए। साकेत अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पे बातें करते हुए ड्राइविंग कर रहा था तो उसका क्या हुआ कि सच में दोस्तों एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। और झूमा के बिना कुछ किए ही साकेत का काम तमाम हो गया। उसके पैसे झूमा को मिल गए। पर जो वीडियो दिखाकर वो देव को ब्लैकमेल कर रही थी, उस फोन को झूमा कहीं छिपाकर भूल गई थी, जो कि उसको आज मिला है। अब वो इस वीडियो को देव के सामने डिलीट करके सारा कुछ खत्म करने का फैसला करती है। तो अपनी इस तरह की स्टोरी सुनाते हुए झूमा बेचारी रो पड़ती है और सीमा को भी उसके लिए बहुत ही दुख महसूस होता है। अब अगले दिन बात करूं दोस्तों तो सीमा अपने पति को फोन पे अपनी ननद से कॉल पर ये बात करते हुए सुन लेती है, जिसमें मतलब उसका पति कह रहा है कि यार मैं फोन पे बुलबुल से इतने टाइम से बात कर रहा हूँ पर कभी अकेले उससे फेस टू फेस मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। दीदी आप कल ही मेरे साथ चलिए ना प्लीज। सीमा सारी बातें झूमा को बताती है दोस्तों। और अगले दिन ये दोनों नकाब पहनकर जगन का पीछा करते करते उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां जगन, उसकी बहन और बुलबुल मिलकर प्लानिंग करते हैं कि कैसे जगन अपनी वाइफ से छुटकारा पा सकता है। बेटी तो हमेशा बाप और बुआ की साइड रहती है तो वो जल्दी बुलबुल को एक्सेप्ट भी कर लेगी, वो भी एक मॉडर्न मदर के रूप में। और बेटा तो काफी छोटा है, उसे अगर बुलबुल थोड़ा प्यार करेगी तो वो उसको माँ बोल लेगा। ये सब सुनकर तो दोस्तों सीमा की जैसे रूह कांप जाती है। वो पहले बहुत रोती है कि मैंने अपनी जिंदगी इस परिवार के नाम कर दी और अब ये लोग मुझे फैमिली से निकालने की इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लेंगे। अरे मैं कैसे रहूंगी उनके बिना। झूमा तुम ही बताओ, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती क्या जो मेरा पति औरों के पास जा रहा है। तो तब झूमा कहती कि तुम कहीं नहीं जाओगी और जगन जो अपना अचानक से मन बदल रहा है ना, उसकी प्लानिंग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगली सुबह झूमा सीमा को लेकर पहुंच जाती है देव के घर, क्योंकि झूमा का कॉल देव रिसीव नहीं कर रहा था और ऊपर वाले के कर्म से इस वक्त घर पे देव की बीवी और ससुर नहीं थे। वो मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे पर कभी भी आ सकते थे, इसीलिए देव तो डर रहा होता है और इनको अपने घर जाने के लिए कहता है। तो झूमा बताती है कि मुझे वो वीडियो मिल गई है पर डिलीट करने से पहले तुम्हें हमारे लिए एक छोटा सा काम करना होगा, वरना ये वीडियो दोबारा से तुम्हारी वाइफ को दिखा दूंगी। तभी देव को अपनी बीवी के आने की आवाज आ जाती है और वो झूमा से कहता है कि प्लीज अभी घर जाओ, शाम में बात करते हैं। रात में दोनों देव से बार में मिलते हैं, जहाँ ये सीमा की लाइफ में चल रही प्रॉब्लम के बारे में देव को डिटेल में बताते हैं। और देव को बड़ी हैरानी होती है कि जगन दिखने में तो बड़ा शरीफ लगता है पर वो घरेलू हिंसा कब है पता नहीं चला। अब झूमा कुछ पैसे और एक लिस्ट दे देती है देव को, तो देव ये सामान खरीद कर अगली रात छत पे इनसे मिलता है। इसके बाद ये दोनों जिद करने लग जाती हैं देव से ड्रिंक करने के लिए, पर वो कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे घर जाकर कुकिंग करनी है, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। तो देव अपने घर चला जाता है। इसके बाद वहीं इस बार में एक प्रदीप नाम का आदमी होता है, जिसे इन तीनों का यूं बार में मिलना जुलना बड़ा खटकता है। दरअसल देव से पहले प्रदीप ही इस मोहल्ले के लोगों की पॉलिसी का काम संभालता था, तो उसे बड़ी चुल रहती है ये जानने की कि देव कब और क्या कर रहा है। उसे तो पहले से साकेत की मौत में झूमा और देव का हाथ लग रहा था और अब इनके साथ सीमा को देखकर वो समझ जाता है कि अगली बारी जगन की हो सकती है, इसीलिए वो जगन से मिलने का फैसला करता है। इधर दोस्तों जब सीमा शराब के नशे में अपने घर पहुंचती है तो जगन और उसकी बेटी दोनों मिलकर उसे खूब सुनाते हैं कि आज पी के आ गई क्या। लेकिन आज सीमा अपनी बेटी को जोर का थप्पड़ लगाकर उसके होश ठिकाने कर देती है और फिर अपने हस्बैंड को बुलबुल का नाम लेकर टॉन्ट मारती है, जिससे जगन समझ जाता है कि इसको मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया और फिर वो अपनी बीवी पे हाथ उठा लेता है। अगली रात जब सीमा, झूमा, उसकी आंटी और देव सारी बातें करते हैं ना, तो सीमा बताती है कल उसने मेरे को थप्पड़ मारा। तो आंटी जी अपनी स्टोरी शेयर करती कि मैं एक बांझ थी, मैं संतान नहीं दे सकती थी, इसलिए मेरे पति ने मुझे बहुत पीटा, उसके दिए हुए जख्म आज भी मुझ पे निशान बने हुए हैं। मैं तो पूजा पाठ क्या करती थी, अपनी तकलीफ अपने भगवान से कहा करती थी, उन्होंने मेरी सुन ली और निमोनिया की वजह से मेरे पति की मौत काफी कम उम्र में हो गई। पर आजकल की औरतें तो पूजा पाठ नहीं करती, तो उन्हें खुद ही अपने पति से निपटना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों झूमा देव से वो सारा सामान ले लेती है जिसकी लिस्ट उसने उसको दी थी। इसमें पता है क्या, गन भी होती है। सीमा पहली बार गन देखकर डर जाती है
तो झूमा कहती रिलैक्स, ये फेक गन है, सिर्फ डराने के लिए। इसके बाद वो बनाते हैं प्लान कि तुम्हारे हस्बैंड ने तो आज ही बच्चों को तुम्हारी ननंद के घर पहुंचा दिया होगा। 15 तारीख को जब बिल्डिंग वाले पिकनिक पे गए होंगे तो सीमा तुम अपने हस्बैंड को चाय पीने को दोगी और फिर आंटी के फोन पर मिस कॉल करोगी। उस टाइम हम अपने भाड़े के डकैत को सीमा के घर पे भेजेंगे और सीमा डकैत को देखकर डरने का नाटक करेगी और वो लोग नकली गन दिखाकर सीमा की सारी ज्वेलरी लूट लेंगे ताकि जगन ने जो प्लानिंग की है सीमा को सड़क पे लाने की, उसमें वो कामयाब ना हो पाए। फिर दोस्तों आ जाती डकैत वाली दिन। बिल्डिंग के लोग तो पिकनिक पे चले जाते हैं। सीमा चाय बनाकर अपने पति को देती है और आंटी को मिस कॉल कर देती है। कॉल आते ही झूमा 4 नकली डकैतों को सीमा के फ्लैट में भेज देती है, जिन्हें अभी तक झूमा ने अपने ही घर पे छिपा के रखा हुआ था। मगर बात तो मिस कॉल की हुई थी और रिंग लगातार हुए जा रही थी, तो झूमा कॉल उठा लेती है और उसे जो सुनाई देता है दोस्तों, उससे वो बिल्कुल हैरान। सीमा का पति सीमा से रोते गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहा होता है और ये कह रहा होता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं दीदी के बहकावे में आ गया, मुझे तुम्हारी जैसी बीवी कभी नहीं मिल सकती। और सीमा यहाँ पे पिघल जाती है। उस वक्त डकैत डोरबेल बजाते हैं पर सीमा दरवाजा खोलकर उनको ये कह देती है कि प्लान कैंसिल, वापस जाओ। और जब उसका पति कहता है कौन है, तो सीमा झूठ बोल देती है सेल्समैन है। फिर वो भगवान को याद करती है हाथ जोड़कर और कहती है अच्छा हुआ भगवान आपने बचा लिया, वरना आज मैं पता नहीं कौन सा बड़ा पाप करने जा रही थी। इसके बाद वो खुद भी अपने पति से माफी मांगती है। तभी कॉल कट जाती क्योंकि बैटरी डेड हो गई थी और झूमा समझ जाती है कि ये कोई लगता है जगन की चाल है अपनी बीवी का प्लान जानने की। और वो फौरन नकली गन लेकर जाती सीमा के घर उसका मुंह बंद करवाने के लिए। वो जाती जगन पे गन पॉइंट आउट करती है और सीमा से कहती है कि ये तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है बेवकूफ। वहीं सीमा कहती नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब मेरे पति को उनकी गलती का एहसास हो गया है। गन देखकर तो जगन की हालत खराब हो ही जाती है। तब सीमा बोल देती कि डरो मत, ये नकली गन है, जिससे झूमा का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है कि इतना दिखाने के बाद भी तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा सीमा। और वो अब सीमा से ही लड़ने लग जाती है और जगन बिल्कुल आराम से कुर्सी पे बैठ के इनकी लड़ाई देख रहा होता है और फिर बताता है कि मुझे तो प्रदीप ने कल ही बता दिया था कि तुम दोनों मिलकर कुछ तो करना चाहती हो, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा नाटक करके देख लेता हूँ कि चल क्या रहा है। और अब सीमा को यकीन ही नहीं होता कि थोड़ी देर पहले जो मेरा पति कह रहा था वो तो सब झूठ है। जगन कहता है अब तो मैं चला पुलिस स्टेशन झूमा पे मर्डर का केस डालने और सीमा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डालने। तो झूमा और सीमा मिलकर जगन को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उन दोनों का गला दबोच लेता है। तो वो आवाज लगाकर देव को बुलाते हैं और देव नकली गन दिखाकर जगन से दोनों लेडीज को छोड़ने को कहता है। पर जगन को तो पता था गन नकली है, इसलिए वो नहीं सुनता न डरता है। वो उठकर तलवार उठा लेता है ताकि तीनों को साइड करके खुद पुलिस स्टेशन जा पाए। और तभी आंटी जी और उनकी नकली डकैत भी आ जाते हैं। काफी हो हल्ला हो जाता है और इसी वक्त सीमा का शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है। झूमा सीमा को शुगर खिलाकर नॉर्मल करने की कोशिश करती है। उसी वक्त खिड़की से वो कबूतर घर में घुस आता है जिसका अंडा जगन ने फोड़ा था और वो जगन को मारता है चोंच, जिससे जगन डर के मारे बेहोश। और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि किसी सडन शॉक की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी बॉडी का लेफ्ट साइड पार्शियली पैरालाइज्ड हो चुका है। उसके गले पे भी असर हुआ है, इसलिए वो सही से बोल नहीं पा रहा। ऐसे में पुलिस स्टेटमेंट भी नहीं लिया जा सकता। दरअसल दोस्तों जगन की बहन को लग रहा है कि जगन सीमा को छोड़ने वाला है, इसीलिए सीमा ने कुछ किया होगा मेरे भाई के साथ और सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया था इस मुद्दे में। पर वो बोल ही नहीं पा रहा था ना, मेन बात तो ये थी। मतलब जगन तो बोल नहीं पाता बिल्कुल, सीमा बच जाती है। कुछ हफ्तों के बाद की बात है दोस्तों, सीमा की लाइफ एकदम से सुकून भरी चल रही होती है। वो झूमा के साथ पास वाले पार्क में अपना टाइम पास करती है। व्हील चेयर पे उसने जगन को भी लिया होता है और तब इनको यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है। झूमा बहुत ही अच्छे से ऑफिसर से बात करती है तो ऑफिसर सीमा से उसके पति की तबीयत पूछता है। बताती है मुझसे जितना बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ अपने पति को ठीक करने के लिए। तो ऑफिसर कहते हैं कि मुझे सच जानना है कि उस दिन इनके साथ हुआ क्या था। वैसे भी 2 साल तक मेरी पोस्टिंग इसी एरिया में है, जब भी ये ठीक होंगे मैं इनका स्टेटमेंट लेने जरूर आऊंगा। ये कहकर ऑफिसर चला जाता है। झूमा और सीमा जगन की ओर देखते हैं। जगन के कंधे पे एक कबूतर आकर बैठ गया होता है, जिससे जगन फिर से अजीब हरकतें करता है। चिल्लाना चाहता है लेकिन चिल्ला नहीं पाता। बेबसी में वो पूरी कोशिश करता है और आखिर में चिल्ला देता है जोर से कबूतर। यानी जगन की आवाज वापस आ गई थी दोस्तों और सीमा और झूमा की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली थी। अब आगे क्या होगा ये तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि डायरेक्टर ने मूवी यहीं पे खत्म कर दी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।